हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सिंपल सी क्लास में हम एरर्स के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स को जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपने कंसेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इन एरर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इस सेंटेंस के एरर को जानते हैं और उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये हाँ जी किस लेवल का क्वेश्चन है। अ विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली। तो ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है उसको मान देते हैं हम क्या, एडवर्ब मान लेते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से एल वाई को हटा दिया तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, माननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में गलती देखते हैं कि जो विटनेस था उसने देखा कि कोई एक बहुत ज्यादा उम्र का नहीं, यूथ यानी कि कोई एक जवान सा, परहैप्स एज्ड, एज बता दिया और फिर उसके बाद में क्या भी बताया जा रहा है, यंग एज बताया जा रहा है। तो जब आप एज बता रहे हो कि कोई 10 या 11 साल का बच्चा है, तो जब आप बता ही रहे हो कि 10 या 11 साल का है तो फिर वहां पर यंग या ओल्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये गलती है इसमें, ये ध्यान रखेंगे आप। अ विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड 10 और 11, एज के साथ सीधे क्या, फिर एज ही बता देंगे ना सीधे कि वो 10 साल का 11 साल का था, ठीक है। ऐसे फिर वहां पे ना जब एज बता दी है तो उसके साथ यंग या ओल्ड बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझना आप इस बात को। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड एंड हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड। जब भी हमारे सेंटेंस में अगर प्रपोजिशन का यूज हो जाए, किसका यूज हो जाए, चलिए कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में प्रपोजिशन का यूज हो, किसका यूज हो, अगर हमारे सेंटेंस में प्रपोजिशन का यूज हो जाए, ठीक है ना, तो फिर हम एक चीज याद रखते हैं कि उस प्रपोजिशन के बाद हम जेरन फॉर्म का यूज करते हैं। जेरन फॉर्म क्या होती है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी होती है। जेरन क्या होती है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म होती है। तो अगर हमारे सेंटेंस में प्रपोजिशन आ जाए, अगर हमारे सेंटेंस में प्रपोजिशन आ जाए और इस प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो वो वर्ब किस फॉर्म में होनी चाहिए, वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर। फॉर क्या है, एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद में जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इसका एक्सेप्शन होता है टू, क्योंकि टू के साथ में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी ध्यान रखना है ना, मतलब समझते रहना है, बिल्कुल एकदम रटना नहीं है किसी भी चीज को कि प्रपोजिशन आ जाएगी तो हमेशा वो फर्स्ट आईएनजी आएगी। रूल्स को जानना है, इंग्लिश इसी वजह से तो टफ हो जाती है क्योंकि एक रूल किसी जगह पे तो काम कर रहा है लेकिन वही वही रूल किसी दूसरी जगह पे काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से इंग्लिश में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर के साथ आईएनजी का यूज किया जा रहा है, लेकिन एंड लगाकर जो दूसरी वर्ब दी गई है वो तो सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म में दे दी गई है। तो हमें यहाँ पर भी किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग, फॉर फाइंडिंग एंड ईटिंग। आगे भी जो भी वर्ब दी हुई है वो सब किस में है, आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये वाला जो सेंटेंस है ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट, शी वॉज द थीफ हु स्टील द पर्स इन द बस, यानी कि उसने देखा। शी वॉच्ड, वॉच्ड यानी कि उसने देखा, ठीक है। किसको देखा, चोर को देखा, जो कि उसने क्या किया, उसने चुराया। और क्या चुराया, पर्स चुराया। और कहाँ चुराया, बस में चुराया। तो ये जितनी भी कहानी बताई जा रही है ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है पास्ट से। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है पास्ट से। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, तो वो तो कन्वे करेगी सिर्फ और सिर्फ किस चीज को, वो कन्वे करेगी प्रेजेंट को। और अगर हमें पास्ट को कन्वे करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, वर्ब सेकंड की, क्योंकि वर्ब सेकंड का ही काम होता है पास्ट को कन्वे करना। तो यहाँ पर स्टील की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे जो कि क्या होती है, स्टोल होती है। समझे आप, इस तरीके से स्टोल हो जाएगा ये, ठीक है। तो शी वॉज द थीफ हु स्टोल द पर्स इन द बस। इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। Although people had been on watch and the watchkeepers were very tired, everyone were up and buzzing, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहले कंसेप्ट को जान लेते हैं कि जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं जैसे कि समवन या फिर समथिंग, नो वन, नथिंग, है ना, या फिर हो जाएगा एनी वन और एनीथिंग,
या फिर हो जाएगा एवरी वन और एवरीथिंग। तो जहां जहां पे वन लगा रखा है हमने, है ना, जहां जहां पे वन का यूज किया हुआ है वहां वहां पर हम बड़ी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वहां वहां, और ये तो वन और बड़ी तो लिविंग के लिए होते हैं, लेकिन अगर नॉन लिविंग बनाना है तो नॉन लिविंग के लिए क्या कर देंगे, नॉन लिविंग के लिए हम इसमें किसका यूज कर देंगे, नॉन लिविंग के लिए हम इसमें थिंग का यूज कर देंगे। थिंग का यूज किया जाता है नॉन लिविंग के लिए, थिंग का मतलब ही क्या होता है, नॉन लिविंग। तो समवन समबडी समथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, एवरीवन एवरीबडी और एवरीथिंग। अब जब भी ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, जब भी ये कभी भी सेंटेंस का क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो इनके साथ हमेशा, मतलब हमेशा, और मतलब हमेशा ही किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और ये जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो एवरीवन के साथ में क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, एवरीवन वॉज अप एंड बजिंग। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वॉज गिवन टू बोथ नेहा एंड आई। इस सेंटेंस को समझो बहुत ध्यान से, कि जब भी हमारे सेंटेंस में, जब भी हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, मेन वर्ब, या फिर कहीं पर भी सेंटेंस में क्या आ जाए, कोई प्रपोजिशन आ जाए, तो दोनों के ही बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस जानते हो ना, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मेन वर्ब और प्रपोजिशन के बाद में आ रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। क्या मानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। तो यहां पर गिवन, गिवन क्या है, ये मेन वर्ब है ना। गिवन के बाद में अगर कोई आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये नेहा, नेहा, हा हा, है ना। तो ये तो सही है, नाउन तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है। लेकिन ये जो आई है ना, ये जो आई है ये तो सब्जेक्टिव केस में है, और जबकि प्रपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों के बाद में अगर आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव केस आई तो नहीं होता। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो ये हो जाएगा नेहा एंड मी। इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। इजी है, आसानी है। डेनियल सेट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट अफार अ राइड। ओके, डेनियल, मेरा दोस्त डेनियल, पता नहीं कहाँ है, यहाँ तो नहीं रहता। तो ये जो डेनियल था ये बैठा बाइक पर, है ना, न्यू बाइक पर बैठा, बाइक पर नहीं बैठा बेटे, नई बाइक पर बैठा, और चला गया, कहाँ चला गया, अफार अ राइड, यानी कि एक राइड के लिए चला गया। तो वैसे तो ये जो अफार है, इस अफार का मतलब होता है बहुत दूर। अफार का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, जैसे कि मैं यहाँ तू वहां, बहुत बहुत दूर। ठीक है ना। तो अपनी नई बाइक पे बैठा और क्या बहुत दूर चला गया, क्या चांद पे चला गया वो बाइक लेके, नहीं ना। तो इसमें जो करेक्ट पैटर्न है वो ये होता है इसका, सबसे पहले जानेंगे इसको। गो फॉर, क्या होता है भैया, गो फॉर अ राइड होता है। गो फॉर अ राइड, इसका मतलब होता है थोड़ी दूर के लिए, बस एंजॉय करने के लिए कहीं भी बाइक पर या फिर कार से चले जाना। ठीक है, वो क्या होता है, गो फॉर अ राइड होता है। आप बाइक से चले जाओ, लेट्स गो फॉर अ राइड, चलो बाइक से कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है ना। तो गो फॉर अ राइड होता है, ना कि अफार होता, अफार नहीं होता है ना भैया। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटे, यहां पर वेंट सेकंड फॉर्म होगी इसकी, और यहां पर आ जाएगा वेंट फॉर अ राइड। हो गया सेंटेंस सही। नेक्स्ट, एवरीवन स्टेयर्ड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम। ये जो स्टेयर होता है, स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूरना, किसी को घूरना, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, "यार, चाहता क्या है भाई तू मुझसे, ऐसा क्यों देख रहा तू मेरी तरफ"। ठीक है ना। तो स्टेयर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटे, स्टेयर बोलते हैं। तो इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि ये क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है मेन वर्ब। क्या लिखी है भैया, मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। मेन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब यहां पर ये जो मेन वर्ब है इससे पहले मी लिखा हुआ है, तो मी तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, और ये जगह किसकी है, सब्जेक्टिव केस की। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। एवरीवन स्टेयर्ड व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। और यहां पर एक और तरीके का एरर बन सकता है कि इस एंटर के साथ में, इस एंटर के साथ में कई बार ना एग्जाम वाले क्या करते हैं, इन लगा देते हैं या फिर इनटू लगा देते हैं। ठीक है ना, ये गलत है बिल्कुल ही ना। तो एंटर तो सही है, लेकिन एंटर के साथ में जो प्रपोजिशन लगा दिया आपने इन या इनटू, वो ठीक नहीं है। एंटर तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एंटर के साथ में अगर इनटू लगा दिया गया तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप।
द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड डोर टू डोर। ओहो, अच्छा, ठीक है। ये जो पोस्टमैन है भाई साहब, ये डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी मतलब चीजों को पहुंचाते हैं। डिलीवरी मतलब चीजों को पहुंचाते हैं। चीजों को क्या, लेटर्स को पहुंचाते हैं हाथ के द्वारा। तो जब इंसान के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहां पे थ्रू नहीं लगाया जाता, वहां पे यूज करते हैं हम किसका, बाई का। तो ये बाई हैंड होगा। इंसान के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, लेटर्स पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, डिलीवरी का काम किया जा रहा है लेटर्स की, पोस्टमैन भाई साहब कर रहे हैं अपने हाथों से, अपने हाथों से, ठीक है ना। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, बाय हैंड, डोर टू डोर, ठीक है, इजी। Ben needed help to get the tight coat off him। यहाँ इस सेंटेंस के मतलब को समझो। ये कौन है, बैन, टेन नहीं है, बैन है बस। इधर होता तो बैन टेन हो जाता। हाँ जी, तो बैन नीडेड, बैन को जरूरत है, काहे की जरूरत है उसको, हेल्प की जरूरत है, क्या करने के लिए, गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब को जानो आप, जो कि क्या होती है, गेट ऑफ। क्या होती है, गेट ऑफ। इस गेट ऑफ का मतलब होता है क्या, गेट ऑफ का मतलब होता है बेटे, मेरे प्यारे बेटे, गेट ऑफ का मतलब होता है टेक ऑफ। क्या दोनों ही समझ में नहीं आई, ये भी अंग्रेजी में वो भी अंग्रेजी में। तो इन दोनों का मतलब होता है उतार देना, टू रिमूव समथिंग, ठीक है। जैसे कि आप पार्टी में से गए तो क्या कोट पहन के ही सो जाओगे, नहीं ना, उसको आप उतारोगे, चेंज करोगे। तो यहाँ पे गेट ऑफ है, ठीक है। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ, यानी कि रिमूव योर क्लोथ्स, ठीक है ना भैया। तो बैन नीडेड हेल्प, यानी कि बैन को हेल्प चाहिए क्या करने में, गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, यानी कि वो कोट इतना टाइट है कि उसको उतारने के लिए उसको किसी इंसान की हेल्प चाहिए, है ना। तो यहां पर ये ऑफ, गेट ऑफ में फ्रेजल वर्ब में ओ एफ एफ वाला आता है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, कोट ऑफ हिम, गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम सही कर देंगे। वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रेदर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने आप ही सॉर्ट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, बजाय निर्भर रहने के दूसरे लोगों पर। दूसरे लोगों पर कभी निर्भर मत रहा करो, ठीक है। दूसरे लोगों पर निर्भर रहोगे तो फिर हमेशा परेशान ही रहोगे। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो दूसरों पर डिपेंड होने की कोई जरूरत है ही नहीं, बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है ना। शुड क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होती है। क्या होती है भैया, मॉडल। बहुत सारे लोग इसको मॉडल भी बोलते हैं, आप जैसे चाहो वैसे बोलो। तो मॉडल के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, मॉडल के साथ बेटे हमेशा यूज किया जाता है बेस फॉर्म का। बेस फॉर्म ये क्या होती है, बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब फर्स्ट यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब फर्स्ट, ठीक है। तो शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगर पैसिव बन रहा होता तो यहाँ पर बी लगा के थर्ड फॉर्म बनाते, लेकिन ये पैसिव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है, समझे आप। तो वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश, और एक्सरसाइज फिनिश होने के साथ साथ अब हमने ये सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, पढ़ लिया कि एरर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एरर्स तो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं अगर हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, जान लें, सीख लें, समझ लें। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से आप हमेशा जुड़े रहिए, हिंदी से नाता जोड़े रखिए। थैंक यू सो मच। Fearless.